देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 14 जैव अणु पढ़ रहे थे और हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम फ्रक्टोज के बारे में और साथ ही साथ कुछ डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोस है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भाई फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोस है। तो देखिए बच्चों, कीटोहेक्सोस का मतलब क्या है कि भाई इसमें कीटोनिक समूह होता है और 6 कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह डाइसैकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भाई फ्रक्टोज कैसे बनता है? जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है। देखिए बच्चों, जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। देखिए आगे, फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है जो कि फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में यह मधुरक के रूप में प्रयोग होता है। और देखिए, शुद्ध अवस्था में जो फ्रक्टोज है उसका उपयोग मधुरक के रूप में किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए फ्रक्टोज की संरचना। देखिए फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी C6H12O6 होता है। देखिए जो ध्यान दीजिए, जो फ्रक्टोज है उसका अणुसूत्र भी ये होता है C6H12O6 यानी C6H12O6, यानी जो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है वही फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी होता है। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यह पाया गया है कि कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह होता है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा। भाई कार्बन संख्या 2 पर क्या होता है? एक कीटोनिक समूह होता है तथा ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि फ्रक्टोज में क्या होता है? एक कीटोनिक समूह होता है कार्बन संख्या 2 पर और साथ ही साथ इसमें भी 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, चलिए आगे। यह डी श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो देखिए बच्चों, अगर अभिविन्यास की बात करें तो इसका डी अभिविन्यास होता है, यानी ये डी श्रेणी से संबंधित है। और कैसा ध्रुवण घूर्णक होता है? ये वाम ध्रुवण घूर्णक। यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो कार्बन 5 पर उपस्थित OH तथा कार्बोनिल समूह के, देखिए कार्बोनिल यानी, और कौन सा कार्बोनिल समूह होता है फ्रक्टोज में? कीटोनिक। ठीक है, तो देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिएगा कि यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो कार्बन 5 यानी 5 नंबर के कार्बन पर उपस्थित OH तथा कीटोनिक के योग से प्राप्त होता है। यानी कीटोनिक समूह और जो OH समूह है, 5 नंबर के कार्बन पे उपस्थित OH समूह है, उन दोनों के बीच में क्या होती है? योगज अभिक्रिया होती है, जिससे फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार 5 सदस्य वलय बनती है। और देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या बनती है? 5 सदस्य वलय का निर्माण होता है। यह 5 सदस्य वलय संरचना फ्यूरॉन के समानता रखती है। देखिए बच्चों, यह जो 5 सदस्य वलय संरचना होती है ना, ये फ्यूरोन से समानता रखती है, इस कारण इसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। देखिए बच्चों, जो 5 सदस्य वलय बनती है, जो संरचना बनती है, वो फ्यूरोन से समानता रखती है और इसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, ये हमारे फ्रक्टोज की क्या है? संरचना है। ठीक है, ये हमारे फ्रक्टोज की संरचना है। देखिए डी माइनस फ्रक्टोज, तो देखिए क्या है भाई, जो ये फ्रक्टोज है इसका अभिविन्यास कैसा है? इसका अभिविन्यास डी है, यानी डी अभिविन्यास है। और ये कैसा है? वाम ध्रुवण घूर्णक है। तो देखिए डी, ये डैश है, डी डैश, और ये ब्रैकेट में क्या है? माइनस, और फिर डैश फ्रक्टोज, यानी ये हमारी फ्रक्टोज की संरचना है। और देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। और देखिए ये कीटोनिक समूह है, ये हमारे फ्रक्टोज में क्या उपस्थित होता है? कीटोनिक समूह। और देखिए बच्चों, इस कीटोनिक समूह और इस OH समूह के बीच में योगज अभिक्रिया होती है और इससे ही 5 सदस्य वलय संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चों, अब इस वलय संरचना को समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से हमारे फ्रक्टोज में वलय संरचना बनती है। और देखिए बच्चों, जो 5 सदस्य वलय संरचना बनती है ना, वो फ्यूरोन से समानता रखती है। देखिए ये होता है फ्यूरोन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जो 5 सदस्य वलय संरचना बनती है वो फ्यूरोन से समानता रखती है, ये फ्यूरोन है।
ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि भाई कीटोनिक समूह, जो कीटोनिक समूह होता है, देखिए वापस देखिए बच्चों, इस कीटोनिक समूह और इस OH समूह, इन दोनों के बीच में ही क्या होती है, योगज अभिक्रिया होती है, जिससे 5 सदस्य वलय का निर्माण होता है। तो देखिए इस तरीके से, देखिए ये 2 नंबर का कार्बन है जिसपे पहले कीटोनिक समूह था, पहले देखिए यहाँ पे पहले कीटोनिक समूह था, और देखिए ये, और 5 नंबर पे जो OH समूह था, देखिए 5 नंबर पे, इस नंबर पे जो OH समूह था, 5 नंबर पे जो OH समूह था, उनके बीच में देखिए इस तरीके से योगज अभिक्रिया हुई, और देखिए इस बंध के द्वारा, बीच में ये O है, इस O के थ्रू ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी एक चक्रीय संरचना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक चक्रीय संरचना का यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण, यानी 5 सदस्यीय चक्रीय संरचना बनती है। अब देखिए जो हमारा जो ये फ्रक्टोज है, देखिए बच्चों फ्रक्टोज की जो 5 सदस्य वलय संरचना होती है उसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, और ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई जो हमारा ये फ्रक्टोफ्यूरेनोस है, ये भी 2 रूपों में पाया जाता है, अल्फा और बीटा, ये अल्फा रूप और बीटा रूप। और आप ध्यान से देखेंगे अल्फा रूप और बीटा रूप, तो देखिए इनमें केवल जो 2 नंबर का कार्बन है, इस 2 नंबर के कार्बन पे समूह की स्थिति अलग अलग होती है, यानी अभिविन्यास में अंतर होता है। देखिए इसमें देखिए आप, अगर आप इसमें देखेंगे अल्फा रूप को देखेंगे तो यहाँ पे OH समूह दाहिनी ओर है, जबकि बीटा रूप को देखेंगे तो यहाँ पे OH समूह बाईं ओर है। क्लियर है। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये फ्रक्टोफ्यूरेनोस हो गया, और ये हो गया हमारा बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस, यानी ये हमारे फ्रक्टोज की 5 सदस्य वलय संरचना है, ये अल्फा रूप है और ये क्या है, बीटा रूप। क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए चक्रीय संरचना, देखिए फ्रक्टोज के दोनों एनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्त संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। अब देखिए बच्चों, जो हमने अभी 5 सदस्यीय संरचना देखी, उसको चक्रीय रूप में कैसे दिखाया जाता है, हावर्त संरचनाओं के द्वारा। तो देखिए ध्यान दीजिए, इन संरचनाओं को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये हमारे फ्रक्टोज की क्या हो गई, हावर्त संरचना हो गई। देखिए ध्यान से देखिए, ये संरचना तो हो गई अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस की, ठीक है, यानी ये अल्फा अभिविन्यास वाला है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2 नंबर के कार्बन पे देखिए CH2OH, तो ये रहा 1 नंबर पे ऊपर की तरफ और OH समूह नीचे की तरफ, यानी ये अभिविन्यास होता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। और देखिए इस 2 नंबर के कार्बन पे देखिए यहाँ पे CH2OH समूह नीचे है और OH समूह ऊपर की तरफ है। क्लियर है। और देखिए 5 सदस्य वलय संरचना है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कैसी संरचना हो गई, ये 5 सदस्य वलय संरचना। और ये दोनों क्या है, ये हमारे फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना है, जिन्हें हावर्त संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलें आगे। चलिए अब देखिए हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। तो देखिए बच्चों, फ्रक्टोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की। तो देखिए डाइसैकेराइड तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं। ठीक है, दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बने बंध से बंधित रहती है, जिसे ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई डाइसैकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी रहती है, और जब वो जुड़ती है तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और बनने वाले बंध को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडी बंध। क्लियर है। आगे देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सुक्रोज का। सुक्रोज भी एक क्या है, डाइसैकेराइड है। तो सबसे पहले हम सुक्रोज का अध्ययन करेंगे। देखिए सुक्रोज एक सामान्य डाइसैकेराइड है जिसके जल अपघटन पर समान मात्रा में D+ ग्लूकोज तथा D- फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया को देखिए, ध्यान से देखिए, भाई जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, देखिए ये सुक्रोज है, C12H
H22O11, ये हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज का अणुसूत्र होता है। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है D प्लस ग्लूकोज। देखिए D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज, यानी हम ये कह सकते हैं कि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं और दोनों ही समान मात्रा में बनते हैं। ठीक है, ये दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां अल्फा डी ग्लूकोज के कार्बन 1 यानी 1 नंबर के कार्बन तथा बीटा डी फ्रक्टोज के कार्बन 2 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती है। अब देखिए बच्चों, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ता है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज तो जुड़ता है अल्फा फॉर्म में यानी अल्फा डी ग्लूकोज और वो जुड़ता है बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है, और देखिए अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, देखिए इसका कार्बन नंबर 1 तथा बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसाइडी बंध का निर्माण होता है और इस तरीके से ये दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी रहती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडी बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है, अतः सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि सुक्रोज कैसी शर्करा होती है, अपचायी शर्करा होती है या अनअपचायी। तो देखिए सुक्रोज क्या है, एक अनअपचायी शर्करा होती है और इसका कारण क्या है कि इसका जो अपचायक समूह है, यानी कहने का मतलब है कि इनमें कोई भी कार्बोनिल समूह, जिसे हम बोल सकते हैं या तो एल्डिहाइडिक समूह या कीटोनिक समूह, तो ये दोनों ही मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सुक्रोज क्या है, अनअपचायी शर्करा है। और देखिए ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इनके बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, देखिए ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज और ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, और देखिए इन दोनों के बीच में देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज का तो कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2। ठीक है, और देखिए इनके बीच में देखिए इसके यहाँ भी OH समूह होता है और इसके यहाँ पे भी OH समूह होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, भाई अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, ऊपर H और नीचे OH, यहाँ पे भी क्या होता है, ऊपर CH2OH और नीचे OH। ठीक है, तो इधर भी OH इधर भी OH, क्या होता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है और इसके बीच में देखिए इस तरीके से ये जो बंध बना हुआ है इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध। क्लियर है, तो आपने देखा कि दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। और देखिए ये हमारी चक्रीय संरचना हो गई किसकी, सुक्रोज की। क्लियर है, तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से सुक्रोज का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, चलिए आगे। अब देखिए सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जल अपघटन पर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोज तथा वाम ध्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज देता है। फ्रक्टोज के वाम ध्रुवण घूर्णन का मान -92.4 डिग्री, ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण घूर्णन +52.5 डिग्री से अधिक होता है, अतः जल अपघटन पर सुक्रोज के घूर्णन के चिन्ह में परिवर्तन यानी दक्षिण यानी प्लस से वाम यानी माइनस में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा देखिए माल्टोज। अब देखिए बच्चों दूसरा सेकेराइड हम पढ़ेंगे माल्टोज। तो देखिए यह अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है। एक ग्लूकोज इकाई का कार्बन 1 यानी 1 नंबर का कार्बन दूसरी ग्लूकोज इकाई के 4 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। तो देखिए बच्चों माल्टोज किससे बनता है, माल्टोज बनता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि माल्टोज के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज के 2 अणु। क्लियर है, चलिए आगे। इसमें ग्लूकोज की दूसरी इकाई का कार्बन 1 यानी 1 नंबर का कार्बन मुक्त एल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण दर्शाता है, अतः यह एक अपचायी शर्करा है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो माल्टोज होता है ना, माल्टोज कैसा होता है, अपचायी शर्करा होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पर मुक्त एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए बच्चों ये माल्टोज की संरचना को समझिएगा। देखिए ये माल्टोज है,
देखिए बच्चों, ये माल्टोज की संरचना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणु आपस में इस ग्लाइकोसाइडी बंध, देखिए जो ये बंध बनता है ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस अल्फा डी ग्लूकोज के एक नंबर, यानी इस एक नंबर का है, ये एक नंबर का कार्बन है, और इस अल्फा डी ग्लूकोज के 4 नंबर के कार्बन, यानी इनके बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और माल्टोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए बच्चों लैक्टोज, देखिए बच्चों लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। देखिए आगे, लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण दुग्ध शर्करा कहलाती है। यह बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होती है। देखिए बच्चों, जो लैक्टोज है ना वो दुग्ध शर्करा होती है, दूध में पाया जाता है। और देखिए यह बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। गैलेक्टोज के कार्बन 1 तथा ग्लूकोज के कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध होता है। यह भी एक अपचायी शर्करा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, लैक्टोज भी क्या होती है, अपचायी शर्करा होती है। इसमें गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे। देखिए बच्चों, लैक्टोज की संरचना को देखिए आप लोग। देखिए ये है बीटा डी गैलेक्टोज। क्या है ये? बीटा डी गैलेक्टोज है, और ये है बीटा डी ग्लूकोज। और आप ध्यान से देखेंगे तो बीटा डी गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 और बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4, इनके बीच में देखिए ये ग्लाइकोसाइडी बंध का क्या हो गया, निर्माण। ये ग्लाइकोसाइडी बंध है। क्लियर है? और देखिए ये हमारी किसकी संरचना हो गई, लैक्टोज की। तो देखिए आपने देखा भाई लैक्टोज में क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए पॉलीसैकेराइड। तो देखिए बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे पॉलीसैकेराइड का। तो देखिए पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती है। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। पहला देखिए स्टार्च। तो पहला जो हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे वो कौन सा है, स्टार्च। तो देखिए बच्चों, यह पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई स्टार्च क्या होता है, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है तथा दो घटकों, देखिए दो घटकों एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। तो देखिए समझ में आई आपको, भाई जो हमारा स्टार्च है उसके दो घटक होते हैं, एक तो होता है एमिलोज और दूसरा होता है एमिलोपेक्टिन। क्लियर है? एमिलोज जल में घुलनशील अवयव है। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग निर्मित करता है। तो देखिए बच्चों, जो एमिलोज होता है ना वो जल में घुलनशील होता है और यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है। चलिए आगे। एमिलोज देखिए 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है जो आपस में कार्बन 1 और कार्बन 4 यानी इनके मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती है। एमिलोपेक्टिन जल में अविलय होती है और देखिए जो एमिलोपेक्टिन होती है वो जल में अविलय होती है। यह स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाती है। तो देखिए बच्चों, अगर दोनों घटकों की बात की जाए तो स्टार्च का जो अधिकतम भाग बना होता है वो एमिलोपेक्टिन का बना होता है और यह भाग क्या होता है, जल में अविलय होता है। क्लियर है? चलिए आगे। यह अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 ग्लाइकोसाइडी बंध होते हैं, यानी कार्बन 1 और कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध होते हैं। जबकि शाखन, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जबकि शाखन कार्बन 1 और कार्बन 6 यानी इनके मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा
होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जो एमिलोस होता है, तो एमिलोस में तो कार्बन 1 और कार्बन 4, यानी एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के बीच में ही ग्लाइकोसाइडी बंध पाया जाता है। जबकि एमिलोपेक्टिन की हम लोग बात करें तो एमिलोपेक्टिन में देखिए क्या होता है, कार्बन 1 और कार्बन 4, यानी एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें शाखाएं भी होती है, यानी शाखन भी होता है। और शाखन किस तरीके से होता है, एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6, इनके बीच में बंध बनने से, यानी ग्लाइकोसाइडी बंध बनने से शाखन होता है। तो देखिए इन दोनों की संरचनाओं को हम समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारी संरचना है एमिलोस की। देखिए जो ध्यान दीजिए, ये एमिलोस की संरचना है और हमें पता है ये क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें इस ग्लूकोज इकाई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके कार्बन नंबर 1, ये 1 नंबर का कार्बन है, और इस ग्लूकोज इकाई के कार्बन नंबर 4, ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 4 नंबर का कार्बन है। ठीक है, तो इसके 1 नंबर के कार्बन और इसके 4 नंबर के कार्बन के बीच में देखिए ये क्या हो गया, अल्फा बंधन हो गया। ये अल्फा बंधन हो गया यानी ग्लाइकोसाइडी बंध, इसे हम ग्लाइकोसाइडी बंध भी कहते हैं। तो देखिए इसके बीच में ये ग्लाइकोसाइडी बंध का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, इस तरीके से देखिए इस ग्लूकोज की दूसरी इकाई और ये तीसरी इकाई, इनके बीच में भी देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या बन गया, ग्लाइकोसाइडी बंध बन गया। ठीक है, तो ये तो हमारी संरचना किसकी हो गई, एमिलोस की। ठीक है, आगे देखिए, और देखिए बच्चों ये जो हमारी संरचना है ये किसकी है, एमाइलोपेक्टिन की। तो देखिए एमिलोपेक्टिन की संरचना है और ध्यान से देखिए इसमें इस ग्लूकोज की इकाई और इस ग्लूकोज की इकाई के बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में देखिए ये क्या बन गया, ग्लाइकोसाइडी बंध बन गया। समझ में आया। इसी तरीके से देखिए इस तरीके से एक सीधी संरचना बनती है। इसी तरीके से देखिए इस ग्लूकोज की इकाई और इस ग्लूकोज की इकाई के बीच में भी देखिए ये ग्लाइकोसाइडी बंध बन गया। इसके कार्बन नंबर 1 और इसके कार्बन नंबर 4 के बीच में ये क्या बन गया, ग्लाइकोसाइडी बंध बन गया। इसे हम अल्फा बंधन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अल्फा बंधन। तो ये तो हो गई सीधी सीधी श्रृंखला इनकी, लेकिन देखिए इनमें शाखन भी होता है। देखिए शाखन समझने की कोशिश करना, इस ग्लूकोज इकाई के कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज इकाई के कार्बन नंबर 6, ये 6 नंबर का कार्बन है, इस कार्बन नंबर 6 यानी ये 6 नंबर का कार्बन है, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में जो ये ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है ये क्या करता है, शाखा करता है, यानी इससे इनका क्या होता है, शाखन। इसे भी हम अल्फा बंधन भी कह सकते हैं। और देखिए कार्बन नंबर 6 पर शाखा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। देखिए और ध्यान से देखिए इसे, देखिए बच्चों ये क्या है, एमिलोपेक्टिन है। क्लियर है। तो आगे आपको संरचना समझ में कि किस तरीके से देखिए ग्लूकोज के अणु आपस में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध बनाते हैं और किस तरीके से ग्लूकोज के अणुओं के बीच में कार्बन नंबर 1 और दूसरे के कार्बन नंबर 6 के बीच में शाखा बनती है। यानी कहने का मतलब है एमिलोपेक्टिन में क्या हुआ, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध होता है जिससे सीधी श्रृंखला बनती है, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध बनने से शाखा बनती है, यानी शाखन भी होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया स्टार्च। चलिए आगे। अब दूसरा देखिए सेल्यूलोज। तो देखिए बच्चों अब हम दूसरा पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे सेल्यूलोज। तो देखिए सेल्यूलोज विशिष्ट रूप से पौधों में मिलता है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। यह बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। इसमें एक ग्लूकोज के कार्बन 1 तथा दूसरी ग्लूकोज इकाई के कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। आगे देखिए। तो देखिए बच्चों ये हमारी सेल्यूलोज की संरचना है। देखिए ये सेल्यूलोज की संरचना होती है और ध्यान से संरचना को समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज में एक ग्लूकोज इकाई के कार्बन नंबर 1 और दूसरी ग्लूकोज इकाई के कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडी बंध बनता है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए ये तो हो गया इसका कार्बन नंबर 1 और ये देखिए ये हो गया इसका कार्बन नंबर 4। भाई ध्यान से देखेंगे ना, इसका कार्बन नंबर 4 है। देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4। देखिए ये 1 नंबर का कार्बन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 6। तो देखिए इसके तो
4 नंबर के कार्बन और इसके 1 नंबर के कार्बन के बीच में इस तरीके से ग्लाइकोसाइडी ये ग्लाइकोसाइडी बनता है और इसे बीटा बंधन भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी सेलुलोज की संरचना। चलिए आगे। अब तीसरा देखिए, ग्लाइकोजन। प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है। इसे प्राणी स्टार्च भी कहते हैं। देखिए बच्चों, जो ग्लाइकोजन है ना, इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है। इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित होता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। यह ईस्ट तथा कवक में भी मिलता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आपको ये पॉलीसेकेराइड भी समझ में आए होंगे। चलिए आगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेटों का महत्व, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग है। वनस्पतियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। जीवाणुओं तथा पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए। सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोज से हमारे वस्त्र बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में 2 एल्डोपेंटोस यानी डी राइबोस तथा डीऑक्सी राइबोस उपस्थित होते हैं। जैव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीन तथा लिपिडों के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेटों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का हम लोगों ने अध्ययन किया और उसके बाद हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेटों के महत्व को पढ़ा। और देखिए बच्चों, अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रोटीन और एंजाइम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।